बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम लास्ट टाइम पढ़ रहे थे सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7, यानी जो सेकेंड ईयर केमिस्ट्री है उसका चैप्टर नंबर 7, और आज हमारा जो है वो 6 लेक्चर है। तो आज हमारे पास इस चैप्टर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन है, आप लोग इसके बारे में फर्स्ट टर्म पे पढ़ के आ चुके हैं चैप्टर नंबर 6 में। तो आज हमने इसको दोबारा पढ़ना है। उसमें लास्ट टाइम जब हमने चैप्टर 6 में पढ़ा था तो उसमें हमने इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में मिक्स पढ़ा था। लेकिन आज हमने, चूँकि हमारा चैप्टर नंबर 7 है, ये है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में, तो हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिहाज से पढ़ेंगे। जैसे कि हमारे पास होते हैं हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अब हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स दो तरह के होते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स और दूसरे होते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो आज हमने उनके बारे में पढ़ना है कि उनमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो किस तरह से होती है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, ये इस चैप्टर का मैं आपको बताता चलूँ कि ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है, यानी ये इस चैप्टर का क्या है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। इसका नाम है एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अब एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या है, पहले इसकी हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको नेक्स्ट डिटेल से पढ़ते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब द प्रोसेस इन विच, ऐसा प्रोसेस जिसमें द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, यानी कि ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी क्या होती है, डिफरेंट शेप होती है और डिफरेंट क्या होती है, एनर्जी होती है। इंटरमिक्स, वो इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी इंटरमिक्स होने के बाद, पहले हम पढ़ते हैं इंटरमिक्स होने से पहले वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट। फिर इंटरमिक्स होने के बाद टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, यानी जब वो इंटरमिक्स हो जाते हैं तो वो बनाते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं विद सेम शेप एंड एनर्जी, यानी हाइब्रिडाइजेशन के बाद, इंटरमिक्स होने के बाद उनकी शेप और उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, सेम हो जाती है, बट डिफरेंट ओरिएंटेशन। अब वो जो ऑर्बिटल्स हैं यानी जब खुद को हाइब्रिड करेंगे, हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेंगे, तो उनकी शेप और उनकी जो एनर्जी है वो सेम हो जाएगी, लेकिन उनकी जो ओरिएंटेशन है स्पेस में, उनकी जो तरतीब है वो डिफरेंट रहेगी। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, इसको कहते होते हैं हाइब्रिडाइजेशन कहते होते हैं। हमने क्या पढ़ा, द प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग डिफरेंट शेप्स एंड एनर्जीज, ऐसा प्रोसेस जिसमें जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप और एनर्जी क्या होती है, डिफरेंट, वो इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद सेम शेप एंड एनर्जी बट डिफरेंट ओरिएंटेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। तो इंटरमिक्स होने के बाद उनकी एनर्जी और उनकी शेप जो भी क्या होती है, सेम हो जाती है, लेकिन जो उनकी ओरिएंटेशन है वो क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन कहते होते हैं इसको। अब हाइब्रिडेशन कौन करता होता है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर कौन सा एटम है या कौन जो कि हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेता है, तो इसको हम नेक्स्ट यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली सेंट्रल एटम, यानी किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर उस मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है वो क्या करता होता है, वो हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेता होता है। जैसे मैं आपको यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर लिखा हुआ है, द ऑर्बिटल्स ऑफ ओनली सेंट्रल एटम कैन पार्टिसिपेट इन द हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है, जो उसके सेंटर में मौजूद होता है, सिर्फ वही एटम जो है वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन के अंदर। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाता हूँ। हमारे पास एक होता है मीथेन का मॉलिक्यूल, जिसको हम कहते होते हैं, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है CH4। अगर हम इसको ओपन करके लिखेंगे तो ये सेंटर में क्या होता है, कार्बन। अब आपने पढ़ा हुआ है कि कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4। अब इसके सेंटर में कार्बन है, इसके बाद 4 क्या है, हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब इसमें जो सेंट्रल एटम है वो कौन है, कार्बन है। अब इसके पास जो 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं ये होते हैं साइड एटम्स, और जो साइड एटम्स होते हैं ये कभी भी हाइब्रिडेशन में हिस्सा नहीं लेते, ये सिर्फ बॉन्डिंग में हिस्सा लेते होते हैं। लेकिन इसका जो सेंट्रल एटम है, जैसे कि मीथेन का जो सेंट्रल एटम है वो कार्बन है। अब ये जो कार्बन है ये करता होता है हाइब्रिडाइजेशन, यानी ये कार्बन लेगा, हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेगा। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं इसकी टाइप्स। तो यहाँ पर लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, हेयर वी विल डिस्कस 3 टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हमारी बुक के अंदर सेकेंड ईयर में जो हाइब्रिडाइजेशन है उसके यहाँ पर 3 टाइप्स को डिस्कस किया गया है। अब वो कौन कौन सी हैं, इसमें जो नंबर 1 पे इसका नाम होता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें देखें एक S और 3 P,
sp3 हाइब्रिडाइजेशन। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 2 पे आता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें 1s एंड 2p। उसके बाद लास्ट में नंबर 3 पे आता है sp हाइब्रिडाइजेशन, इसमें क्या होता है 1s और 1p। यानी इसकी 3 टाइप्स हैं, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन और लास्ट में नंबर 3 पे होती है sp हाइब्रिडाइजेशन। अब हम इन तीनों को पढ़ते हैं डिटेल से कि इसमें सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कि sp3 जो हाइब्रिडेशन है वो है क्या। तो आज हम सबसे पहले पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में। अब ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है आपको बताते चलूँ, ये पाई जाती है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स के अंदर, जिसको हम कहते हैं अल्केन्स। यानी कि जो अल्केन्स होते हैं उनके अंदर होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब जो अल्केन्स हैं इनको कहते होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं, क्योंकि इनमें कौन सा बॉन्ड होता है, इनमें होता है सिंगल बॉन्ड। यानी कि जो अल्केन्स हैं ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके दरमियान कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड। और इनमें कौन सी हाइब्रिडेशन मौजूद है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये क्या है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहले इसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो s1s है और 3p ऑर्बिटल्स हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1s एंड 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो 1s और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। इनकी एनर्जी क्या होती है, आपस में थोड़ी सी डिफरेंट होती है, मतलब इनकी एनर्जी आपस में सेम नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है यहाँ पर ना। अब ये क्या करते हैं, इंटरमिक्स, ये इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म 4 इक्वलेंट। अब ये 4 बनेंगे, इन 4 में से 1s होगा और 3 क्या होंगे, p होंगे। इंटरमिक्स टू फॉर्म 4 इक्वलेंट। अब हाइब्रिडेशन करने के बाद देखिए ना, हाइब्रिडेशन से पहले ये जो 1s और 3p ये टोटल कितने थे, 4 एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे। इनकी एनर्जी क्या थी, स्लाइटली डिफर थी। लेकिन जब ये इंटरमिक्स हो जाएंगे ये बनाएंगे 4 इक्वलेंट ऑर्बिटल्स बनाएंगे कॉल्ड sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। यानी कि sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर 1s ऑर्बिटल होता है और 3 क्या होते हैं, p ऑर्बिटल्स होते हैं। ये अब हाइब्रिडेशन से पहले इनकी एनर्जी क्या होती है, स्लाइटली डिफरेंट होती है। जब ये हाइब्रिडेशन कर लेते हैं, इंटरमिक्स हो जाते हैं, ये बनाते हैं 4 इक्वलेंट ऑर्बिटल्स बनाते हैं। उन 4 को हम कहते होते हैं sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स कहते होते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है ऑल दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट। अब उसने यहाँ पे एक लफ्ज़ यूज़ किया हुआ है डीजनरेट। डीजनरेट मीन्स हैव सेम एनर्जी, यानी कि हाइब्रिडेशन करने से पहले उन 1s और जो 3p थे इनकी एनर्जी क्या थी, डिफरेंट थी। जब हाइब्रिडेशन ये कर लेंगे उसके बाद इनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम। ये इनको कहते होते हैं डीजनरेट ऑर्बिटल्स कहते होते हैं। तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, ऑल दीज 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर डीजनरेट, यानी कि इसका मतलब कहता है हैव सेम एनर्जी एंड आर डायरेक्टेड एट एन एंगल ऑफ 109.5 डिग्री। तो आपने याद रखना है कि sp3 हाइब्रिडेशन के अंदर ये जो 4 इक्वलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं ये क्या होते हैं, पहली बात ये डीजनरेट होते हैं, इनकी एनर्जी क्या होती है, सेम होती है। और इनके दरमियान एंगल क्या होता है, एंगल होता है 109.5 डिग्री का एंगल होता है इन स्पेस। टू गिव ए टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर, आपने ये भी याद रखना है इनका स्ट्रक्चर कौन सा बन जाएगा, यहाँ पर टेट्राहीड्रल स्ट्रक्चर कहते होते हैं इसको ना। यानी कि हाइब्रिडेशन करने के बाद ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, ये डीजनरेट होंगे। इनके दरमियान जो एंगल होगा स्पेस में वो कितना होगा, 109.5 डिग्री होगा। और इनकी जो शेप होगी वो क्या होगी, इनकी शेप या ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री भी कहते हैं इसको। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन इज प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। यानी कि जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये किन के दरमियान पाई जाती है, हम बात करते हैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के वाले से बात कर रहे हैं। तो ये पाई जाती है इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स लाइक, उसने यहाँ पर लिखा हुआ है अल्केन्स। यानी जो अल्केन्स हैं ये होते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके दरमियान क्या होती है, sp3 हाइब्रिडेशन जो है वो मौजूद होती है। अब चूँकि हमारे पास जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम कहते होते हैं अल्केन्स। अब अल्केन्स के अंदर जो सेंट्रल एटम होता है वो होता है कार्बन। अब आपको मैंने पहले बताया था कि जो सेंट्रल एटम है वो पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडेशन के अंदर। तो हम यहाँ पर हमने अभी पढ़ा है कि जो sp3 हाइब्रिडेशन है वो होती है अल्केन्स के अंदर।
अब अल्केन्स में जो सेंट्रल एटम क्या होता है, कार्बन। अब हम कार्बन की पढ़ते हैं, डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को पढ़ते हैं। जैसे कि सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर 1 पे आएगी हमारे पास इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट, यानी सबसे पहले हम पढ़ते होते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। यानी ये जो कार्बन होता है सबसे पहले हम इसकी पढ़ते होते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब किस तरह से होती है, जैसे कि आप सबको पता है कि जो कार्बन है उसमें जो अब कार्बन का जो होता है एटॉमिक नंबर वो होता है 6 और इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वो भी 6 होते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखते हैं कार्बन, अब इसका जो एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इसलिए इसमें क्या होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे पहले इसके हम पढ़ते हैं ग्राउंड स्टेट। यानी कि कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं। सबसे पहले इसमें आते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। ये कैसे हो जाएगी इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगी 1s2, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 2s2, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है 2px, फिर आता है 2py, फिर आता है 2pz ऑर्बिटल। अब 2 इलेक्ट्रॉन ये है और 2 ये कितना हो गया 4, एक इसमें आ जाएगा 5 और एक इसमें आ जाएगा 6। अब इसमें टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 जो है 1s में, 2 जो है वो 2s में, 2 and 2 4, 1 इलेक्ट्रॉन 2px में एंड 1 इलेक्ट्रॉन 2py में कितने हो जाएंगे 6। और ये 2pz है क्या हो जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा। अब ये है कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप इसमें देखेंगे इसका जो वैलेंस शेल है हमारे पास, वो हमारे पास ये वाला है। अब ये है कार्बन का वैलेंस शेल। अगर हम देखते हैं वैलेंस शेल में, तो वैलेंस शेल में जो 2s ऑर्बिटल है वो क्या है, कम्प्लीटली फिल्ड है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको हम कहते होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब ये जो 2px इसमें इलेक्ट्रॉन 1 है, 2py में भी 1 है और 2pz में कितने हैं 0। अब जिसमें इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं उसको कहते होते हैं कम्प्लीटली फिल्ड, और जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 होता है उसको कहते होते हैं पार्शियल फील्ड भी कहते हैं, उसको हम हाफ फील्ड भी कहते हैं। यानी 2s पार्शियल फील्ड है। अब ये उसका वैलेंस शेल है, कार्बन का वैलेंस शेल हमारा, जिसको मैंने सर यहाँ पर ये ब्लू कलर से शो किया हुआ है। अब इसका जो एक उसमें 2s है, एक 2px है, एक 2py है और एक 2pz, ये 4 हैं टोटल। इन 4 में से जो s है वो कम्प्लीटली फील्ड है, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। 2px में इलेक्ट्रॉन 1 है, 2py में भी 1 है, इसको हम कहते होते हैं पार्शियल फील्ड भी कहते हैं, हाफ फील्ड भी कहते हैं। और जो 2pz ऑर्बिटल है, ये इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं 0, इसको कहते होते हैं एम्प्टी, कहते होती है एम्प्टी है यहाँ पर ना। और जब हमने फर्स्ट ईयर में वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को पढ़ा था, तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक किसी भी एटम का जो वैलेंस शेल होता है उसके वो वाले ऑर्बिटल बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं जो क्या होते हैं, पार्शियली फील्ड होते हैं। जो कम्प्लीटली फील्ड होते हैं वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते, और जो एम्प्टी होते हैं ये भी बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेते। और जो हमारे पास होते हैं, हमारे पास पार्शियल फील्ड होते हैं, जैसे कि ये 2px है और ये यहाँ पर 2py है। तो ये दोनों चूँकि पार्शियल फील्ड है इसलिए ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं। इसके मुताबिक कार्बन की ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक कार्बन के 2 ऑर्बिटल क्या हैं, पार्शियल फील्ड हैं, इसलिए इसको बनाना चाहिए 2 बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे कार्बन को। लेकिन कितने बॉन्ड बनाता होता है, 4 बॉन्ड। और यहाँ पर जो कार्बन है ये हमारे पास क्या है, डाईवेलेंट है। यानी ग्राउंड स्टेट में जो कार्बन है ये होता है डाईवेलेंट। डाई मीन्स 2 को कहते होते हैं क्योंकि इसके 2 ऑर्बिटल क्या हैं, पार्शियल फील्ड हैं, और ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। लेकिन एक्चुअल में जो कार्बन है वो बनाता है 4 बॉन्ड्स, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। अब होता क्या है इसके अंदर नेक्स्ट, अब इसकी नेक्स्ट आती है हमारी ये ग्राउंड स्टेट, इसकी नेक्स्ट आती है एक्साइटेड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हम इसको नेक्स्ट देखते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली होता क्या है, एक्साइटेड स्टेट में
ये 2s का जो एक इलेक्ट्रॉन है ये जंप करके किस में चला जाएगा, यहाँ से ये 2pz में चला जाएगा। यानी कि जो 2s जो कि कंप्लीटली फील्ड था, इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में जाएगा, 2pz में। अब यहाँ पर सवाल ये है कि वो जंप करके क्यों जाएगा, उसको यहाँ पे क्या प्रॉब्लम थी जो वो वहाँ पे चला गया यहाँ पर। तो इसका जो आंसर है वो इस तरह से कुछ आप देंगे। अब इसका एक क्वेश्चन भी आता होता है आपके पेपर में ना। अब क्वेश्चन क्या आता होता है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम टू एक्साइट द कार्बन एटम। यानी कि आपके पेपर में क्वेश्चन आता है, इसको मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी इसके अंदर है, ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी come from to excite the carbon atom। यानी कि ये इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता होता है, फ्रॉम वेयर डज द एनर्जी कम फ्रॉम टू एक्साइट द कार्बन एटम। अब कार्बन एटम का जो 2s का इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइट करके किस में जाता है, 2pz में। अब उसको, अब ये लोअर एनर्जी पे है, यानी जो 2s है इसकी एनर्जी क्या है, लोअर, और 2pz की एनर्जी क्या है, इसकी स्लाइटली क्या है, हायर। अब ये इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में कैसे जाएगा, अब इसको वहाँ पे जाने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो उसका अब आंसर इस तरह से बनता है कि अब इसमें डाईवेलेंट स्टेट के अंदर इसका जो 2px और जो 2py ऑर्बिटल है ये दोनों क्या हैं, पार्शियल फील्ड हैं। अब इसके ये दो ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करते हैं, बॉन्डिंग। जब 2px और 2py ये बॉन्डिंग करते हैं तो बॉन्डिंग के दौरान एनर्जी क्या होती है, रिलीज। यानी 2px और 2py बॉन्डिंग करेंगे किसके साथ, नेक्स्ट हाइड्रोजन एटम के साथ। जैसे कि हमने पढ़ा था, जैसे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास मीथेन है, अब इसमें क्या है, कार्बन, इसके पास क्या होते हैं, 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब क्या करेगा, अब ये जो फर्ज करें ये क्या करता है, कार्बन ये 2 बॉन्ड बनाएगा। एक हम सपोज करते हैं इस हाइड्रोजन के साथ बनाता है और एक बनाता है इसके साथ। जैसे ये अब एक बनाएगा 2px, दूसरा कौन बनाएगा 2py, क्योंकि ये दोनों पार्शियल फील्ड हैं। अब जैसे ये बॉन्ड बनाएंगे एनर्जी क्या होगी, रिलीज। जैसे ये एनर्जी रिलीज होगी, अब इस एनर्जी को क्या करेगा, ये एब्जॉर्ब करेगा इलेक्ट्रॉन इसका। अब एब्जॉर्ब करने के बाद ये जंप करके इसमें चला जाएगा, 2pz में चला जाएगा। इसको हम कहते हैं एक्साइट कर जाना, फ्रॉम लो एनर्जी टू हायर एनर्जी। अब जब ये इसमें चला जाएगा फिर इसके आ जाएगी हमारे पास एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब ये किस तरह से आएगी, अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कार्बन। अब ये 6 है, इसकी हमने एक्साइटेड स्टेट। अब इसमें क्या होगा, अब ये जो 1s2 है ये तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आप लिखना है 2s1, क्योंकि इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इसमें चला जाएगा 2pz में। उसके बाद 2px1, उसके बाद 2py1 और उसके बाद 2pz भी क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। अगर आप इसमें देखते हैं एक्साइटेड स्टेट में, अब हमारे पास ये कौन सा शेल है, इसका वैलेंस शेल। अब इसका जो वैलेंस शेल है, अगर आप इसमें देखते हैं इसमें क्या है, A1s है और 3 क्या है, ये p है, एक px, py और pz। अगर आप इसमें देखेंगे जो 2s है ये भी क्या है, पार्शियल फील्ड है, 2px भी क्या है, पार्शियल फील्ड है, 2py भी क्या है, पार्शियल फील्ड है, और 2pz भी क्या है, पार्शियल फील्ड है। इसको हम यहाँ पर कार्बन देखें, इसके चारों के चारों ऑर्बिटल्स क्या है, पार्शियल फील्ड हैं। इसका मतलब है ये चारों बॉन्ड में हिस्सा ले, ये भी बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है, ये भी हिस्सा ले सकता है, ये वाला भी और ये भी। अभी कितने बॉन्ड बना सकता है, 4। तो यहाँ पर कार्बन क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं टेट्रावेलेंट। यानी कि एक्साइटेड स्टेट में जो कार्बन है ये क्या होता है, टेट्रावेलेंट। ये बनाता है 4 बॉन्ड्स बनाता होता है। इसका 2s ये भी बॉन्ड में हिस्सा ले सकता है, 2px भी, 2py भी और 2pz भी हिस्सा ले सकता है यहाँ पर। अब नेक्स्ट हमारे पास इसकी आती होती है हाइब्रिडाइज स्टेट आती होती है कार्बन की। अब इसके नेक्स्ट आती है हमारे पास हाइब्रिडाइज स्टेट।
अब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में क्या होता है, इसके जो 4 ये ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, यहाँ पर हम बात करते हैं कार्बन के बारे से बात कर रहे हैं। अभी तो कार्बन के 4 ऑर्बिटल्स हैं, वो 4 कौन से हैं, एक 2s है, एक 2px है, एक 2py और एक 2pz। ये टोटल कितने हैं, 4 के 4 क्या है, पार्शियल फील्ड। और ये क्या करते हैं, 4 के 4 किस में हिस्सा लेते हैं, बॉन्डिंग में, हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा लेते होते हैं। अब फिर किस तरह हो जाएगा, तो हम दोबारा लिखते हैं कार्बन, इस एटॉमिक नंबर कितना है 6, इसकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपने ऐसे लिखना है 1s2, इसकी जगह पे आपने क्या लिखना है, आपने यहाँ पे लिखना है sp3 और ऊपर लिखना है 1, यानी कि जो ये ऑर्बिटल है किस में से लेता है, sp3 हाइब्रिडेशन में। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, फिर दोबारा से sp3 और ये ऊपर 1, और आपने यहाँ पे भी क्या लिखना है, sp3 1, और यहाँ पे भी आपने लिखना है sp3 और यहाँ पर ये वाला 1 हो जाएगा। यानी कि इसके जो ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, ये जो मैंने ब्लू कलर में शो किए हुए हैं, इसमें देखिए 1s है और 3 क्या है, p, इसलिए इसका नाम क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और आप इन चारों की जगह पे क्या लिखना है, sp31 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 और sp31, यानी कि ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के वैलेंस शेल के, ये क्या करते हैं, ये हाइब्रिडेशन में हिस्सा ले सकते हैं। इसलिए हमने इसको यहाँ पर इनकी जगह पे हमने क्या लिखा है, यहाँ पर sp3 लिखा हुआ है यहाँ पर ना। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, जो कार्बन के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स थे किस तरह से ये हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेते हैं। यानी हमने अभी पढ़ी है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट, उसको मैं दोबारा यहाँ पर लिख देता हूँ आपको। अब जो कार्बन की एक्साइटेड स्टेट थी वो कुछ इस तरह से थी। तो अब इसमें क्या था, हमारे पास ये था 1s2, उसके बाद हमारे पास था 2s1, 2px1, 2py1 और उसके बाद 2pz भी क्या था, 1। अब ये हमारे पास थी कार्बन की एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इसका जो वैलेंस शेल था हमारे पास, वो ये वाला हमारे पास वैलेंस शेल था। अब इसमें 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक हमारे पास 2s है और हमारे पास नेक्स्ट 3 क्या है, 2p ऑर्बिटल्स हैं, 2px 2py एंड 2pz। अब ये चारों क्या है, पार्शियल फील्ड हैं। अब हम पढ़ते हैं ये किस तरह से हाइब्रिडेशन में हिस्सा लेते होते हैं। हम सबसे पहले पढ़ते होते हैं बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन से पहले। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी जो शेप है वो हाइब्रिडेशन से पहले कैसे होती है और हाइब्रिडेशन के बाद कैसे होती है। अब इसको हम पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है 2s। अगर हम बात करते हैं 2s के वाले से, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे। आपने पढ़ा था फर्स्ट ईयर में, जो s है इसकी शेप क्या होती है, स्फेरिकल होती है। अब इसको मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा। अब इसमें हमारे पास ये क्या होता है, x एक्सिस, ये क्या होता है y एक्सिस, और ये क्या होता है हमारे पास z एक्सिस। अब जो s है 2s, इसकी शेप क्या होती है हमारे पास, स्फेरिकल होती है इस तरह से। अब हमारे पास ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये हमारे पास है 2s ऑर्बिटल है। अब नेक्स्ट कौन सा आता है हमारे पास, 2px। और आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था ये 2px 2py और 2pz, इनकी शेप क्या होते हैं, डम्बल शेप की तरह होते हैं। अब वो कैसे होती है, सबसे पहले यहाँ पर है 2px। अब हम इसको बनाते हैं। अब ये हमारे पास होता है x एक्सिस, ये होता है y एक्सिस, और ये क्या होता है हमारे पास z एक्सिस। अब ये है 2px। अब इसकी शेप क्या होता है, डम्बल शेप। अब हम इसको ऐसे बनाते होते हैं, ये इस तरह से, और नेक्स्ट ये इस तरह से बनाते होते हैं। अब हमारे पास ये कौन सी शेप है इसकी, ये हमारे पास है 2px। अब नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शेप आती है, 2py। अब इसको हम कैसे बनाएंगे, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। अब ये भी डम्बल शेप की, लेकिन अलोंग y एक्सिस। अब नेक्स्ट हमारे पास ये कौन सी हमारे पास शेप है, 2py। अब नेक्स्ट हमारे पास है 2pz। x एक्सिस, y एक्सिस और ये z एक्सिस। अब 2pz, इसकी भी शेप क्या होती है, डम्बल, लेकिन ये क्या होती है अलोंग z एक्सिस। अब ये हमारे पास होता है 2pz ऑर्बिटल। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, इसमें जिसमें एक 2s है, एक 2px है, एक 2py और एक क्या है 2pz। ये इनकी शेप है,
बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन से पहले। अब यहाँ पर ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास है अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, यानी कि ये जो 4 हमारे पास हैं ये कार्बन के अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मैं अब लिखता हूँ दीज ऑर्बिटल्स हैव अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स हैव, अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ। नंबर 1 पे मैं यहाँ पे पॉइंट लिखता हूँ डिफरेंट शेप, यानी कि जो 4 ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप क्या है, डिफरेंट। नंबर 2 पे डिफरेंट एनर्जी, आप देखिए ना इनकी शेप क्या है, डिफरेंट, और इनकी एनर्जी भी क्या होती है यहाँ पर, डिफरेंट। और नंबर 3 पे मैं आप लिखता हूँ एंड आर लेस स्टेबल, अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं हाइब्रिडेशन से पहले, अब इनके अंदर क्या है, इनकी शेप क्या है, डिफरेंट, दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव डिफरेंट एनर्जी एंड दे आर लेस स्टेबल। ये इनकी शेप भी डिफरेंट है, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट है, ये क्या होते हैं, ये लेस स्टेबल होते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन। ये जो हमने अभी पढ़ा है ये था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि जो 4 ऑर्बिटल्स थे वो हाइब्रिडाइजेशन से पहले उनकी शेप क्या होती है। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के बाद। यानी कि जो 4 ऑर्बिटल्स से जब ये हाइब्रिडेशन कर लेते हैं तो हाइब्रिडेशन के बाद इनकी जो शेप्स हैं वो किस तरह से हो जाती है, अब इसको हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो आपने एक बात याद रखनी है कि जब ये जो 4 ऑर्बिटल्स थे जब ये हाइब्रिडेशन करते हैं तो हाइब्रिडेशन करने के बाद इनकी जो शेप है वो थोड़ी सी इस तरह से हो जाती है, जैसे इसको मैं यहाँ पे बना के भी दिखाता हूँ आपको। अब जैसे मेरे पास ये पॉइंट है, अब इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बनाता हूँ, ये और ये ऐसे। अब इसमें 2 लूब्स हैं हमारे पास, एक लार्ज साइज्ड है और एक स्मॉल साइज्ड। अब ये जो लार्ज साइज्ड है इसको कहते होते हैं मेजर लूब। अब स्मॉल साइज का नाम क्या होता है, माइनर लूब। अब ये 2 तरह के लूब्स बनाते हैं, यानी जितने भी ऑर्बिटल्स हैं जब ये हाइब्रिडेशन कर लेते हैं उसके बाद इनकी जो शेप है इस तरह से हो जाएगी इनकी। अब शेप इस तरह से होगी, यानी शेप भी सेम हो जाएगी, उनकी एनर्जी भी सेम होगी, लेकिन जो उनकी जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट रहेगी। अब कैसे रहेगी इसको हम देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास है आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडेशन के बाद। अब इसमें क्या होगा, जैसे हमारे पास नेक्स्ट फर्स्ट वाली जो है इस तरह से हो जाएगी। हमने अभी पढ़ा ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस क्या होता है, जी एक्सिस। अब उसकी शेप कैसे हो जाएगी हमारे पास, जो फर्स्ट वाला है उसकी शेप हमारे पास ये, इसको हम ऐसे बनाएंगे। अब इसको हमने ये ऐसे बनाना है, ये इसकी मेजर लूप और ये उसकी माइनर लूप, यानी ये मेजर और ये उसकी माइनर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी शेप थी उसकी वो ऐसे हो जाएगी, एक्स वाई और जी। अब ये मेजर और ये माइनर, अब हम नेक्स्ट जो दूसरी बनाएंगे वो उसको हम ऐसे बनाएंगे। अब ये हो जाएगी उसकी मेजर लूप और ये उसकी माइनर लूप। इसके बाद जो नेक्स्ट शेप है उसको हम ऐसे बनाएंगे, एक्स वाई एंड जी। अब ये ऐसे हो जाएगी, अब ये इस तरफ हो जाएगी मेजर लूप और ये इस तरफ माइनर लूप। अब उसके बाद नेक्स्ट वाली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जी एक्सिस। अब ये ऐसे हो जाएगी, अब इस तरफ हमारी होगी मेजर लूप और इस तरफ होगी माइनर लूप।
अब देखिए ना हाइब्रिडाइजेशन के बाद, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन उनकी जो शेप्स हैं वो थोड़ी इस तरह से हो जाएंगी। अब ये तमाम शेप्स क्या हैं, सेम हैं, एक जैसी हैं, दे हैव सेम शेप, एनर्जी भी क्या है, वो भी सेम है। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास 4 sp3 हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन। अब हमारे पास ये जो कार्बन है उसके 4 हमारे पास क्या है, हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। ये 4 के 4 क्या हैं, sp3 हाइब्रिड है यहाँ पर ना। अब नेक्स्ट हमारे पास अब किस तरह से है, तो यहाँ में लिखते हैं, अब मैं इसको यहाँ पर लिखता हूँ, दीज ऑर्बिटल्स हैव यहाँ पे लिखा हुआ है दीज ऑर्बिटल्स है। अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं ये क्या है, नंबर 1 पे मैं लिखता हूँ, दे हैव सेम एनर्जी। इनकी एनर्जी भी क्या है, सेम। इनको कहते होते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहते होते हैं। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स भी कहते हैं। दीज ऑर्बिटल्स हैव सेम एनर्जी, यानी कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। नंबर 2 सेम शेप, इनकी एनर्जी भी सेम, इनकी शेप भी सेम। नंबर 3 अब हम इसको कहेंगे डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब इनकी एनर्जी भी क्या है, इन चारों की सेम, इन चारों की शेप भी क्या है, सेम, और डिफरेंट क्या है, इनकी ओरिएंटेशन इन स्पेस। अब देखिए इसकी ओरिएंटेशन मेजर लोब ऊपर की तरफ है, इसकी मेजर लोब इस तरफ है, इसकी मेजर लोब इस तरफ है, इसकी मेजर लोब जब इस तरफ है, ये इसको कहते हैं डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। और नंबर 4 पे मैं आप लिखाऊंगा आर मोर स्टेबल देन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी भी सेम, इन चारों को कहते होते हैं डीजेनरेट। डीजेनरेट मीन्स विच हैव सेम एनर्जी। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इनकी मतलब इनकी जो शेप है वो भी सेम, लेकिन इनकी जो ओरिएंटेशन है वो स्पेस में क्या है, डिफरेंट। एंड दे आर मोर स्टेबल दैन एटॉमिक ऑर्बिटल्स। वो जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स थे उनसे ये क्या होते हैं, मोर स्टेबल भी होते हैं। अब अक्सर बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं कि हम ये शेप्स कैसे अरेंज करनी है, तो इसको मैं बता देता हूँ। आपने इसकी जो फाइनल शेप है आपने उसको अपने माइंड में रखना है। फाइनल शेप किस तरह से है, अब इसको मैं यहाँ पर आपको ऐसे यहाँ पर बना के दिखाऊँगा। अब ये जो फाइनल शेप मैं यहाँ पर बना रहा हूँ आपने इसको अपने माइंड में रखना है। इसको माइंड में रखते हुए आपने फिर इनको आपने अरेंज करना है। कैसे, अब जैसे मैं यहाँ पर बनाता हूँ, सबसे पहले देखें, अब हम सपोज करते हैं हमारे पास ये सेंटर में क्या है, कार्बन का एटम है। ये जो मैंने डॉट ब्लू कलर में शो किया है कि कौन सा एटम है, कार्बन का एटम। अब फर्स्ट इसको देखिए, इसकी जो मेजर लूप है ऊपर है, माइनर नीचे है। अब इसको मैं यहाँ पर बनाता हूँ, इसकी ये हमारे पास हो जाएगी मेजर लूप और ये इसकी माइनर। मैंने इसको बनाया, फिर हम इसको बनाते हैं, इसकी मेजर देखें इस तरफ है और माइनर इस तरफ है। अब इसको हम यहाँ पे बनाते हैं, अब ये मेजर लूप और ये माइनर लूप। अब इसको देखिए, इसकी मेजर लूप इस तरफ है। अब हमारे पास ये हो जाएगी मेजर लूप और ये इसकी माइनर लूप। अब इसकी मेजर लूप इस तरफ है। अब हमारे पास ये इसकी मेजर लूप और ये इसकी माइनर। अब ये जो पॉइंट है सेंटर में, यहाँ पे कौन सा एटम है, कार्बन का। अब आपने इस शेप को अपने रखना है माइंड में, इसके मतलब आपने इसको इनको अरेंज करना है। अब ये जो शेप है हमारे पास, अब ये जो 4 ऑर्बिटल्स हैं, यानी कार्बन है सेंटर में और ये कार्बन के हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं। एक हमारे पास ये है, एक ये और ये इन चारों, ये जो 4 और मैंने यहाँ पर बनाया इन चारों का क्या है, सम है। हमने इकट्ठे किया तो हमने ऐसे बना दिया।
अब इसमें जो ये वाला है ये हमारे पास है sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो ये वाला है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, जो ये है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और ये जो ऑर्बिटल है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। अब ये कार्बन के जो 4 ऑर्बिटल्स थे एक्साइटेड स्टेट में, ये उनकी हाइब्रिडाइज्ड स्टेट है। अब इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है इन चारों के दरमियान, जैसे हमारे पास यहाँ पर ये बॉन्ड एंगल है, या फिर ये बॉन्ड एंगल है, ये है, या फिर ये जो बॉन्ड एंगल्स हैं कितने होते हैं हमारे पास, ये होते हैं हमारे पास 109.5 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स होते हैं। अब ये जो शेप मैंने यहाँ पर बनाई, इस शेप को कहते होते हैं टेट्राहीड्रल शेप कहते होते हैं, टेट्राहीड्रल शेप, या इसको टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री भी कह सकते हैं। अब ये है जो कार्बन है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल एटम अल्केन्स के अंदर, ये उसकी हमारे पास क्या है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री या शेप है, और इनके दरमियान ये हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, और 4 के 4 क्या हैं sp3 हाइब्रिडाइज्ड हैं। इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो है 109.5 डिग्री, और इस ज्योमेट्री का नाम क्या होता है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री कहते होते हैं। अब नेक्स्ट हम जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसके हम लेते हैं एग्जांपल्स। अब इसी चीज़ को हम एग्जांपल्स की मदद से एक्सप्लेन करते हैं, तो हम इसके यहाँ पर लेते हैं एग्जांपल्स। अब एग्जांपल्स में हम लोग नंबर 1 पे लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ मीथेन। अब मीथेन क्या होता है CH4। अब ये जो मीथेन का मॉलिक्यूल है इसको हम एक्सप्लेन करते हैं बाय यूजिंग sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ये कैसे होता है, अब मीथेन में देखिए यहाँ पर है कार्बन, और कार्बन के हम यहाँ पर लिखेंगे एक्साइटेड स्टेट, जैसे कि हमें पता है हमने अभी पढ़ा भी है, कार्बन होता है उसमें होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है हमारे पास 1s2, इसमें लिखता हूँ एक्साइटेड स्टेट लिख रहा हूँ डायरेक्ट इसकी, उसमें होता है 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब ये है कार्बन की एक्साइटेड स्टेट। अब इसके पास है हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब हमारे पास जो हाइड्रोजन होता है इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं 1। अब ये हमारे पास ये होता है 1s1। अगर आप इसमें देखते हैं जो कार्बन के लास्ट 4 ऑर्बिटल्स हैं, मीन इसका जो वैलेंस ऑर्बिटल्स हैं ये सारे के सारे क्या है यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर पार्शियल फील्ड हैं। अब ये जो हाइड्रोजन है ये भी क्या है यहाँ पर, इसका 1s1 ये भी पार्शियल फील्ड है। अब इसमें देखें यहाँ पर है कार्बन, अब देखिए सेंटर में कार्बन है, इस तरफ भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, और ये भी हाइड्रोजन। अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं किस तरह से। अब ये जो कार्बन है ये हमारे पास क्या है सेंट्रल एटम। अब इसको मैं अब इसका बनाता हूँ स्ट्रक्चर, किस तरह बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसके सेंटर में क्या है, यहाँ पर कार्बन, जिसको हम यहाँ पर बनाते हैं कि हमारे पास ये कार्बन इस तरह से। अब इसके हमारे पास 4 ऑर्बिटल्स हैं, ये 4 बॉन्ड बनाता है किसके साथ, ये इन हाइड्रोजन के साथ, ये इसके 4 बॉन्ड। अब इसको हम बनाएंगे इसकी टेट्राहीड्रल शेप। कैसे बनाएंगे, एक आपने ऊपर बनानी है लूब इसकी इस तरह से, अब इसके आपने एक लूप बनानी है इस तरफ, इसके आपने एक लूप बनानी है इस तरफ। हम सिर्फ मेजर लूप्स को ही शो करते हैं इसको बनाने के लिए, और आपने एक शेप बनानी है यहाँ पर, ये इस हमने ये सिर्फ मेजर लूप्स ही यहाँ पर शो करनी है। अब ये इसके 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं कार्बन के, ये टेट्राहीड्रल शेप मैंने बनाई है। अब इसके पास यहाँ पर 4 हाइड्रोजन एटम्स हैं, और जो हाइड्रोजन होता है वो क्या होता है 1s1। अब इसके पास ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसके पास से क्या आएगा, हाइड्रोजन का एटम आएगा। इसको मैं यहाँ पे शो करता हूँ, देखें। अब ये क्या है हमारे पास, ये हाइड्रोजन का एटम है, और यहाँ पे क्या होगी ओवरलैपिंग। ये मैं किसको शो करता हूँ यहाँ पर, ये हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। इस तरह एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग। ये भी क्या है हमारे पास हाइड्रोजन का एटम है। इसी तरह से एक हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी ओवरलैपिंग।
ये भी हाइड्रोजन है और एक हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स की ओवरलैपिंग हो जाएगी। और ये भी हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन का एटम है। अब यहाँ पर ये 4 हाइड्रोजन के एटम्स हैं जिनको मैंने शो किया, यहाँ पर रेड कलर से शो किया हुआ है। अब ये किस तरह से शेप है हमारे पास, अब ये एक टेट्राहीड्रल शेप बनती है। कैसे बनती है, अगर हम इनको आपस में जोड़ देंगे इस तरह से, इसको इसके साथ जोड़ेंगे, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर इसको जोड़ेंगे इसके साथ, फिर सेम इसको हम जोड़ेंगे इसके साथ, और ये हम जोड़ देंगे इसके साथ। अब हमारे पास ये जो शेप है इसको कहते होते हैं टेट्राहीड्रल शेप। और आपने अभी पढ़ा है यहाँ पर इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होता है, इनके दरमियान ये जो बॉन्ड एंगल है यहाँ पर ये कितना होता है, यहाँ पर इसमें ये होता है 109.5 डिग्री, 109.5 डिग्री। और इस शेप का नाम भी क्या होता है हमारे पास, हमने अभी पढ़ा टेट्राहीड्रल शेप। अब इसमें कौन से बॉन्ड्स हैं, अब देखें ये 4 के 4, अब देखें ये भी सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अब ये वाला जो बॉन्ड है ये कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये वाला भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी कौन सा बॉन्ड है, सिग्मा बॉन्ड। ये 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं यहाँ पर। अब नेक्स्ट, अब देखें ये जो ऑर्बिटल है जिसको मैंने शो किया हुआ है ब्लैक कलर से कार्बन का, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो हाइड्रोजन इससे क्या होता है हमारे पास s। अब ये जो यहाँ पर ओवरलैपिंग मैंने शो की है, इस ओवरलैपिंग का नाम क्या होता है, इसका नाम होता है sp3 एंड s ओवरलैपिंग। यानी ये जो बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान, ये जो ओवरलैपिंग इसका नाम होता है sp3s। sp3 कौन है यहाँ पर, कार्बन, और यहाँ पर s कौन है, ये हाइड्रोजन। ये होती है sp3s ओवरलैपिंग। और यहाँ पर ये भी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास होती है sp3 एंड s ओवरलैपिंग। अब ये जो ओवरलैपिंग है ये भी हमारे पास सेम इसी तरह से sp3 एंड s ओवरलैपिंग। और ये जो हमारे पास है ये भी सेम sp3 एंड s। अब इन चारों में जो sp3 है वो कार्बन है और जो s है वो साथ वाला कौन सा है, हाइड्रोजन का एटम है। तो ये हमारे पास होती है sp3 एंड s ओवरलैपिंग। और ये 4 के 4 बॉन्ड कौन से हैं, सिग्मा बॉन्ड है। ज्योमेट्री कौन या शेप कौन सी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री। इनके दरमियान बॉन्ड एंगल्स कितने होते हैं, 109.5 डिग्री के। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, अगर मैं इसको यहाँ पे बनाना चाहूँ, जैसे यहाँ पर ये कार्बन है सेंटर में, अब इसके इधर भी क्या है, हाइड्रोजन का एटम है, इधर भी क्या है, हाइड्रोजन है। इसी तरह से इधर भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन, और इधर भी क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन। इसी को मैंने यहाँ पर ऐसे शो किया हुआ है। अब उसके बाद अब अगर हम इसको जोड़ते हैं आपस में, तो मैंने इसको ऐसे बनाया हुआ है। अब ये एक बनती है टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री बन रही है। और दरमियान में जो बॉन्ड एंगल्स हैं हमने अभी बताए हैं कितने हैं हमारे पास, 109.5 डिग्री का एंगल है। और ये ज्योमेट्री भी कौन सी है, टेट्राहीड्रल ज्योमेट्री है यहाँ पर। अब ये जो 4 के 4 बॉन्ड्स हैं, ये कौन से बॉन्ड हैं, अब ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है और ये वाला भी सिग्मा। तो हमारे पास ये हमारे पास है मीथेन का मालिक्यूल। इस तरह से नेक्स्ट हमारे पास अब दूसरी एग्जाम्पल है, वो आते हैं ईथेन के मालिक्यूल के बारे में। अब नेक्स्ट हमारे पास जो दूसरी एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथेन मालिक्यूल। यानी कि नंबर 2 पे जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ईथेन। अब ईथेन क्या होता है हमारे पास, ये मालिक्यूल होता है C2 और साथ में क्या होता है H6 कहते होते हैं। ये होता है हमारे पास ईथेन मालिक्यूल। अब जो ईथेन है ये भी एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, इसमें भी क्या होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और इसमें जो सेंटर एटम है वो भी कौन होता है, इसमें भी वो कार्बन ही होता है। अब इसके हम पढ़ते हैं नेक्स्ट शेप। अब देखिए ये किस तरह से होता है ईथेन का मालिक्यूल। अब ये थोड़ा सा इस तरह से होता है, ये इसको हम देखते हैं। तो ये हमारे पास होता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। एक कार्बन है, दूसरा कार्बन, उसके बाद कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स होते हैं। अब नेक्स्ट हम इसकी शेप बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, अब इसको हम पहले बनाएंगे 2 कार्बन के एटम्स बनाएंगे। जैसे हमारे पास एक ये कार्बन है
और थोड़ा डिस्टेंस पे मैं यहाँ पे बनाता हूँ दूसरा कार्बन में ये यहाँ पर बनाता हूँ। अब हमारे पास ये 2 कार्बन के एटम्स हैं, इनके दरमियान कौन सा बॉन्ड है? यहाँ पर सिंगल बॉन्ड। अब ये सिंगल बॉन्ड है इनके दरमियान, इसको हम ऐसे इस तरह से शो करेंगे। अब ये जो हमारे पास ये कार्बन कार्बन के दरमियान कौन सा बॉन्ड हो जाएगा? सिंगल बॉन्ड। अब जो सिंगल बॉन्ड है ये भी कौन सा बॉन्ड होता है? ये हमारे पास होता है सिग्मा बॉन्ड होता है, यानी कि 2 कार्बन के दरमियान ये वाला जो बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड होता है? सिग्मा बॉन्ड। अब इसके पास कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब किस तरह से होते हैं अब उसको अगर हम देखेंगे तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, जैसे ये कार्बन है इसके पास 3 हाइड्रोजन होंगे। अब एक हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, सिमिलरली एक हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे, और जो थर्ड वाला है इसको हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे। सेम ऐसे ही इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, एक हम ऐसे बनाएंगे, एक हम ऐसे बनाएंगे, और एक हम ऐसे। अब हमारे पास ये क्या होते हैं यहाँ पर? ये हमारे पास इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं। अब इसको हम कैसे बनाएंगे यहाँ पर? अब देखेंगे तो ये हमारे पास ये हाइड्रोजन का एटम, यहाँ पे क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन का एटम है, यहाँ पे भी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन। इसी तरह से ये भी यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन का एटम, और यहाँ पे भी क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। अब इसके पास ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे ये क्या हो रही है? ओवरलैपिंग। अब इसी तरह सेम ये भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हुई ओवरलैपिंग, और ये यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी क्या हो गई? ओवरलैपिंग। अब ये हमारे पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, और आपने याद रखना है अगर ये वाला सिग्मा बॉन्ड है तो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड्स हैं ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है। सिमिलरली ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड्स हैं। कार्बन कार्बन के दरमियान भी सिग्मा बॉन्ड, और जो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान सारे बॉन्ड्स हैं ये भी कौन से बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स यहाँ पर मौजूद हैं। और नेक्स्ट हमारे पास ओवरलैपिंग की बात करते हैं। अब चूँकि ये जो कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इनके दरमियान जो ओवरलैपिंग होती है इसको हम कहते हैं sp3 ओवरलैपिंग। sp3 और ये वाला भी sp3 ओवरलैपिंग, क्योंकि जो ये कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और जो ये कार्बन है ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, इसलिए होती है sp3 ओवरलैपिंग। कौन सा बॉन्ड बनता है? सिग्मा बॉन्ड। इस तरह कार्बन sp3 हाइड्रोजन s, इसलिए क्या होता है? sp3 एंड s ओवरलैपिंग। सिमिलरली कार्बन sp3 हाइड्रोजन s, तो ये भी क्या हो जाएगा? sp3 एंड s ओवरलैपिंग। ये भी हमारे पास sp3 एंड s ओवरलैपिंग। सिमिलरली कार्बन sp3 हाइड्रोजन s, तो क्या हो जाएगा? sp3 एंड s ओवरलैपिंग। ये भी sp3 एंड s ओवरलैपिंग, और ये वाला भी sp3 एंड s। इन तमाम में जो sp3 है वो कार्बन है, और जो s है वो कौन होता है? हाइड्रोजन का एटम होता है। अब हमारे पास ये 2 टेट्राहेड्रोन्स हैं, ये भी एक टेट्राहेड्रोन है और ये वाला भी एक टेट्राहेड्रोन है। इस तरह ये मिलते हैं तो ईथेन बनाते हैं। अब इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे हमारे पास सपोज ये कार्बन है और ये सिग्मा बॉन्ड ये कार्बन है, इसके पास 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, वो इस तरह बनाते हैं। इसके पास भी 3 हाइड्रोजन के एटम्स हैं, उनको हम ऐसे बनाते हैं। तो यहाँ पर ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्रोजन। सिमिलरली ये भी हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, और ये वाला भी क्या है? हाइड्रोजन हमारे पास है। तो अब इसमें ये जो दरमियान में कार्बन कार्बन बॉन्ड है ये भी सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन का ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा। सिमिलरली ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी और ये भी। ये सारे के सारे कौन से बॉन्ड्स हैं? सिग्मा बॉन्ड्स हैं। और इसको हम कहते होते हैं टेट्रा। ये एक टेट्राहेड्रोन है और ये दूसरा टेट्राहेड्रोन है। तो ये हमारे पास होता है स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन मॉलिक्यूल। तो ये हमारे पास आज हमने पढ़ा है, ये हमारे पास था sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में, और ये उसके हमने 2 एग्जांपल्स लिए हैं, जिसमें एक है स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन और दूसरा स्ट्रक्चर ऑफ ईथेन। इसी के साथ हमारा जो आज का टॉपिक है sp3 हाइब्रिडेशन के बारे में यहाँ पर ख़त्म हुआ। तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो sp2 और sp हाइब्रिडेशन के बारे में होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।